इजराइल का नाम सुनते ही आजकल दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, जंग। और उस जंग के बीच एक ही चेहरा है, बेंजामिन नेतन्याहू। ये बंदा कभी गाजा पे बम गिराता है, कभी सीरिया, कभी लेबनान और तो कभी ईरान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक कर रहा है। क्वेश्चन ये है, क्या ये सब इजराइल की सिक्योरिटी के लिए हो रहा है या इसके पीछे कुछ और बड़ी पॉलिटिक्स, पावर का खेल या पर्सनल सर्वाइवल का एजेंडा छुपा है? आज के वीडियो में हम सिर्फ सरफेस लेवल बातें नहीं करेंगे, सीधा नो नॉनसेंस तरीके से 5 सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। क्या नेतन्याहू अपनी खुद की कुर्सी बचाने के लिए इजराइल को लगातार जंग में ढकेल रहे हैं? मतलब जब उनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, कोर्ट की तारीखें हैं और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो क्या ये वॉर सिर्फ एक शील्ड है? क्या ये पूरा अग्रेशन गाजा के असली फेलियर से नजर हटाने के लिए है? मतलब जो पब्लिक आउटरीच, आर्मी के अंदर से डिसेंट और होस्टेज क्राइसिस है, उसको साइडलाइन करने के लिए क्या ये सब हो रहा है? क्या ईरान, सीरिया और लेबनान पे जो हमले हो रहे हैं वो सच में प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस है या असली एजेंडा एक बड़ी रीजनल लड़ाई है या ईरान में रेजिम चेंज करने की कोशिश है? क्या नेतन्याहू का ये सब ड्रामा सिर्फ अपने राइट विंग वोटर्स और हार्डलाइन कोलिजन पार्टनर्स को खुश करने के लिए हो रहा है? मतलब अपनी कुर्सी का जुगाड़, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अपने बेस को सेटिस्फाई करने के लिए पूरा मुल्क जंग में झोंक दिया। और सबसे खतरनाक सवाल, क्या इजराइल जानबूझकर यूएस और वेस्टर्न अलाइज को एक नई बड़ी और डेंजरस मिडिल ईस्ट वॉर में खींच रहा है? मतलब ईरान के साथ फाइट शुरू करके अमेरिका को फोर्सफुली इस मुद्दे में घसीटा जा रहा है। तो आज नो नॉनसेंस में सीधे फैक्ट्स, क्रेडिबल सोर्सेज और असली पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से समझेंगे ये 5 सवालों के जवाब। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। सबसे पहला सवाल, क्या नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए इजराइल को जंग में ढकेल रहे हैं? आप नोटिस करेंगे, जब भी इजराइल वॉर मोड में जाता है, सबसे ज्यादा न्यूज में एक ही चेहरा होता है, बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन ये वॉर की टाइमिंग इतनी परफेक्ट क्यों है? इसके पीछे पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खेल है। देखिए, नेतन्याहू पर फ्रॉड, ब्राइबरी और ट्रस्ट ब्रीच जैसे करप्शन के मेजर केसेस चल रहे हैं। ऑपोजिशन उनको कोर्ट भेजना चाहता है। मीडिया भी लगातार प्रेशर डाल रही थी कि पीएम रिजाइन करे। लेकिन जैसे ही 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक किया, पूरा सीन ही बदल गया। गाजा वॉर शुरू होते ही नेतन्याहू का ट्रायल साइडलाइन हो गया। कोर्ट ने बोला वॉर टाइम इमरजेंसी है, पहले सिक्योरिटी बाद में ट्रायल। Netanyahu used Tel Aviv's war on Palestine's Gaza as a way to delay his court proceedings. They argue that by prolonging the war, the PM distracted the public and media from his legal jeopardy. Netanyahu now faces possible prison time in Israel. और ये कोई छोटा मोटा इंटरप्शन नहीं था। 14 महीने तक उनकी कोर्ट हियरिंग्स पोस्टपोन हो गई। अब ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या सोची समझी चाल? इजराइल के क्रिटिक्स बोल रहे हैं जितना लंबा वॉर चलेगा उतना नेतन्याहू अपनी कुर्सी पे बैठे रहेंगे। ये यूनिटी गवर्नमेंट का मंत्रा ले आते हैं और अपोजिशन भी चुप हो जाता है। द गार्जियन ने भी लिखा है कि जैसे ही इजराइल में वॉर की हवा बनती है, वैसे ही पॉलिटिकल क्वेश्चंस बैकग्राउंड में चले जाते हैं। इजराइल में स्ट्रीट पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली टेल अवीव में, वो सीधा कह रहे हैं ये वॉर नेतन्याहू की कुर्सी बचाने की स्ट्रेटजी है, ना कि इजराइल की सिक्योरिटी के लिए। इजराइल के एयरफोर्स के कुछ पायलट्स और आर्मी रिजर्विस्ट भी एक लेटर लिख चुके हैं कि ये फॉरएवर वॉर सिर्फ एक आदमी के पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए है। और अगर आप रियलिटी देखिएगा तो जितनी देर ये वॉर चलती रहेगी, उतनी देर नेतन्याहू का ट्रायल, रेजिग्नेशन की डिमांड और ऑपोजिशन सब बैकग्राउंड में चली जाएगी। एपी न्यूज ने साफ लिखा, नेतन्याहू पे डायरेक्ट चार्ज है कि वो वॉर को खींच रहे हैं ताकि इलेक्शंस डिले हो सके और उनकी कुर्सी सेफ रहे। तो असली सवाल यही है, क्या ये इजराइल की फाइट है या एक लीडर का पर्सनल सर्वाइवल ड्रामा? ये पॉलिटिक्स का कोर हो चुका है और जितनी देर ये वॉर चलता रहेगा, नेतन्याहू उतनी देर सिक्योर रहेंगे, चाहे कोर्ट हो या पब्लिक का गुस्सा। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, क्या ये वॉर गाजा के फेलियर से नजर हटाने के लिए है? अक्टूबर 7, 2023 को हमास ने जो अटैक किया, उसके बाद इजराइल की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सवाल था, कैसे इतनी बड़ी सिक्योरिटी फेलियर हो गई? इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल हो गई, सरकार चौकस थी फिर भी फेल हो गई, और पूरे मुल्क में एक ही बात हो रही थी कि इजराइल की गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रही। ऑपोजिशन, मीडिया, आर्मी रिजर्विस्ट सब नेतन्याहू सरकार पे सवाल उठाने लगे थे। लेकिन जब लीडरशिप क्राइसिस फेस करती है तो एक ओल्ड पॉलिटिकल ट्रिक होती है, फोकस को शिफ्ट कर दो। नेतन्याहू ने भी वही किया। इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग कि सिस्टम फेल हुआ है या गलती हुई है, उन्होंने पूरा नैरेटिव वॉर मस्ट कंटिन्यू पे शिफ्ट कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी की हवा ऐसी बना दी कि जो भी क्वेश्चन करे उसको देश विरोधी बोल दिया गया। गाजा में अभी भी इजराइल के होस्टेजेस हैं, उनकी फैमिलीज खुद नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई हैं। लोग खुल के बोल रहे हैं, आप वॉर पर फोकस कर रहे हो, लेकिन हमारे रिलेटिव्स को छुड़ाने का प्लान कहां है?
पर रियलिटी ये है कि जब भी होस्टेजेस डील या सीज फायर की बात आती है, नेतन्याहू की सरकार बातचीत तोड़ देती है। Just 12 hours before the ceasefire between Hamas and Israel is to go into effect, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said it would not go forward. सिर्फ इसलिए ताकि वॉर चलती रहे और उन पे से क्रिटिसिज्म का प्रेशर हट जाए। जो भी डिसेंट करता है, चाहे आर्मी के ऑफिसर्स हो, होस्टेजेस की फैमिली हो या अपोजिशन लीडर हो, सबको नेशनल सिक्योरिटी रिस्क या यूनिटी तोड़ रहे हैं बोल के इग्नोर कर दिया जाता है। ये पूरा एनवायरनमेंट बन गया है कि अब हर डिसएग्रीमेंट एंटी नेशनल है। इस नैरेटिव का फायदा ये होता है कि पब्लिक का गुस्सा सरकार पर कम, बाहर वाले दुश्मनों पर ज्यादा हो जाता है। आप नोटिस करेंगे, हर नए एयर स्ट्राइक, हर नए बॉर्डर स्क्रिमिश के बाद मीडिया का स्पॉटलाइट तुरंत ऑपोजिशन या नेतन्याहू की अकाउंटेबिलिटी से हटकर देश के दुश्मन पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही पब्लिक प्रेशर और जुडिशियल इंक्वायरी की बात आती है, सरकार फिर से कोई नया ऑपरेशन अनाउंस कर देती है। रिजल्ट, सारी अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल इंक्वायरी और लीडरशिप फेलियर के रियल इश्यूज साइडलाइन हो जाते हैं। जो भी इजराइल में सिस्टमैटिकली गलत हो रहा है, उस पर नेशनल क्राइसिस का चादर बिछा दिया जाता है और हर फेलियर का ब्लेम किसी एक्सटर्नल एनिमी, किसी ईरानियन प्रॉक्सी या किसी बॉर्डर ग्रुप पर डाल दिया जाता है। यह है असली डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स। तो आप जब भी देखें कि गाजा में वॉर का नैरेटिव और प्रोलॉन्ग होता जा रहा है या लड़ाई का नया फ्रंट खुलता है, समझ जाइए कहीं ना कहीं एक बड़ा डोमेस्टिक क्राइसिस, एक बड़ी सरकारी गलती या एक पॉलिटिकल स्कैंडल है जिसको साइड में डालने के लिए अर्जेंसी क्रिएट की गई है। इसलिए यह वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पे नहीं, नैरेटिव और अकाउंटेबिलिटी के मैदान पे भी लड़ा जा रहा है। अब अगला सवाल है कि ईरान, सीरिया और लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं वो सच में सेल्फ डिफेंस है या एक रीजनल वॉर की प्लानिंग। आप देखिएगा तो इजराइल अपने हर मिलिट्री ऑपरेशन को एक ही जस्टिफिकेशन से स्टार्ट करता है, प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस। उनकी डॉक्ट्रिन सिंपल है, हम पहले मारेंगे ताकि बाद में खुद ना मारे जाए। We struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. यही लॉजिक दिया जाता है, चाहे सीरिया में ईरानियन आर्म्स कॉन्वॉय पे एयर स्ट्राइक हो, लेबनान में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स हों या अब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हों। सब कुछ एक्जिस्टेंशियल थ्रेट के नाम पर जस्टिफाई कर दिया जाता है। लेकिन अभी का ईरान अटैक ये एक कोई नॉर्मल ऑपरेशन नहीं था, ये सिंपल थ्रेट न्यूट्रलाइजेशन नहीं था, बल्कि फुल स्केल डिकैपिटेशन स्ट्राइक था। इजरायली फाइटर जेट्स ने सिर्फ मिसाइल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं, बल्कि ईरान के टॉप जनरल्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और कमांड सेंटर्स तक टारगेट किए। We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. ये कोई माइनर स्क्रिमिश नहीं था, ये एक बोल्ड और डायरेक्ट सिग्नल था कि इजराइल अब डिफेंड नहीं करेगा, बल्कि एनिमी की लीडरशिप और स्ट्रक्चर ही खत्म कर देगा। इसके बाद नेतन्याहू ने टीवी पे खुद ईरान के पब्लिक को एड्रेस किया और उन्हें ओपनली बोला, यह आपका मौका है, अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए और अपने फ्रीडम जीत लीजिए। यानी ये कोई हिडन मैसेज नहीं था, इजराइल ओपनली ईरान के रिजिम चेंज की बात कर रहा था। ये लैंग्वेज सिर्फ सेल्फ डिफेंस की नहीं है, पूरे रीजन में बैलेंस शिफ्ट करने की सोची समझी कोशिश है। To the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. सीरिया और लेबनान का सीन भी कुछ अलग नहीं है। इजराइल बॉर्डर के बाहर जाकर डायरेक्ट ग्राउंड ऑपरेशंस और बार बार एयर स्ट्राइक्स करता है। ऑफिशियल रीजन दिया जाता है कि हिजबुल्लाह को बॉर्डर से हटाना है और ईरानियन वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन हर अटैक के बाद काउंटर अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। हिजबुल्लाह ने क्लियर वार्निंग दी थी, अगर इजराइल ने हमला कंटिन्यू किया तो ये रीजनल वॉर का ट्रिगर बन सकता है। सीरिया के असद रेजिम और खुद ईरान ओपनली वर्ल्ड फोरम्स पे बोल रहे हैं कि इजराइल डेलिबरेटली पूरा रीजन अनस्टेबल कर रहा है। इसका रियल रिजल्ट क्या है? डेंजरस स्पाइरल। इजराइल जब भी अटैक करता है तो ईरान हो या हिजबुल्लाह हो या सीरिया हो, तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं।
ईरान ने तो ओपनली मिसाइल्स इजराइल पे फायर किए, जो इस लड़ाई को डायरेक्ट वॉर के एज तक ले गए। एक कंट्री के प्रीएम्प्टिव लॉजिक दूसरे कंट्री के लिए प्रोवोकेशन बन जाते हैं और ऐसे में फुल स्केल रीजनल वॉर का चांस बिल्कुल रियल हो जाता है। एक साइड पर इजराइल बोलता है ये सब नेसेसरी है वरना हम पर अटैक हो जाए, वहीं दूसरी साइड बोलती है इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक रहा है। ये ब्लेम गेम, एस्केलेशंस और टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स अब सिर्फ लोकल फाइट नहीं पूरे रीजन को इन्वॉल्व कर चुके हैं। समरी सिंपल है, इजराइल के ये स्ट्राइक्स सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं लगते, स्ट्रेटेजी क्लियर है, एनिमी की बैकबोन तोड़ना और रीजन की पावर इक्वेशंस को बदल देना। पर इसके कॉन्सिक्वेंसेज में हर दिन रीजनल वॉर का थ्रेट रियल हो रहा है और वर्ल्ड को लगातार रिस्क फेस करना पड़ रहा है। अब अपने चौथे सवाल पर आते हैं, क्या ये सब राइट विंग वोटर्स और कोलिजन को खुश करने के लिए हो रहा है? आप समझिए, इजराइल की अब तक की सबसे ज्यादा राइट विंग, अल्ट्रा नेशनलिस्ट और रिलीजियस कोलिजन पावर में है और इसका पूरा प्रेशर नेतन्याहू पर है। इनके कोलिजन पार्टनर्स खुद ओपनली बोल चुके हैं टोटल विक्ट्री चाहिए, गाजा को दोबारा कंट्रोल करो नहीं तो सरकार तोड़ देंगे। नेतन्याहू का पॉलिटिकल सर्वाइवल सीधा इस बात पर डिपेंडेंट है कि ये लोग सरकार में बने रहें। ये कोलिजन पार्टनर्स किसी भी तरह के सीज फायर या डिप्लोमेटिक टॉक्स को नेशनल बिट्रेयल बोल देते हैं। इसलिए नेतन्याहू की पहली प्रायोरिटी है वॉर को कंटिन्यू रखना ताकि उनके साथ के हार्डलाइनर्स का सपोर्ट बना रहे। Benjamin Netanyahu has rejected a ceasefire deal. The Israeli Prime Minister says there can be no solution to Israel's security issues except through absolute victory over Hamas, which he says is within reach. आप नेतन्याहू की स्पीचेस सुन लीजिए, हर स्पीच में एग्जिस्टेंशियल वॉर, नो सरेंडर, फाइनल विक्ट्री ऐसी लाइनें फिक्स हैं। ये डायरेक्ट सिग्नल है उनके राइट विंग वोटर्स और कोलिजन पार्टनर्स को कि मैं कोई सॉफ्ट टॉक या कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। सिर्फ हॉकिश लोग ही नहीं बल्कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टीज भी चाहते हैं कि वॉर चलती रहे। क्यों? क्योंकि अगर वॉर खत्म हो गई तो वापस से डोमेस्टिक एजेंडास पे आना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वॉर की हवा बनी रहनी बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा सेट हो चुका है कि जो भी गवर्नमेंट की लाइन से डिसएग्री करे उसे तुरंत अनपैट्रियोटिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये वॉर नैरेटिव एक साइकोलॉजिकल वेपन बन चुका है। ऑपोजिशन डिसेंटर्स, हत्ता की आर्मी रिजर्विस्ट तक पे प्रेशर डाल दिया गया है कि अभी यूनाइटेड रहो, अभी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो। यही रीजन है कि हर टफ पॉलिटिकल मोमेंट पे नेतन्याहू वॉर कार्ड खेलते हैं। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी प्रेशर में आ जाते हैं, यूनिटी गवर्नमेंट का टैग मिल जाता है और पब्लिक भी डिवाइड हो जाती है। रियलिटी सिंपल है, वॉर चल रही है तो सरकार स्टेबल है। जैसे ही सीज फायर या पीस की बात आएगी ये पूरी राइट विंग कोलिशन खतरे में पड़ जाएगी। नेतन्याहू के लिए वॉर एक तरह से पॉलिटिकल ग्लू है जिसमें कोलिशन, बेस और पावर सब एक साथ चिपक जाते हैं। बॉटम लाइन ये है कि इजराइल का वॉर नैरेटिव सिर्फ सिक्योरिटी या रीजनल बैलेंस के लिए नहीं, ये एक प्योर पॉलिटिकल सर्वाइवल और अपने हार्डकोर बेस को सेटिस्फाई करने की स्ट्रेटेजी है। वॉर खत्म हुई तो सरकार खत्म, और ये बात नेतन्याहू से लेकर उनके पूरे कोलिजन पार्टनर्स तक को अच्छी तरह से पता है। अब आखिरी सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू अपने रिस्की मिलिट्री डिसीजन से अमेरिका और वेस्ट को भी डायरेक्ट मिडिल ईस्ट वॉर में खींच रहे हैं? देखिए, ईरान पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स करने का डिसीजन सबसे डेंजरस एस्केलेशन था। नेतन्याहू ने अमेरिका की डायरेक्ट वार्निंग्स के बावजूद अपने फाइटर जेट से ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जनरल और मिसाइल फैक्ट्रीज पे मैसिव अटैक कर दिया। जब ईरान ने रिटेलिएशन में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए तभी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जो पहले डिस्टेंस बना रहा था, तुरंत मिलिट्री अलर्ट पर आ गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफिशियली बोला हम इस फाइट का हिस्सा नहीं हैं। US President Donald Trump has denied any American involvement in Israel's attacks on Iran, but Tehran's foreign minister says he has evidence the US was involved. लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि यूएस ने अपनी गल्फ फ्लीट्स को अलर्ट पर डाल दिया, इजरायली एयर डिफेंस को सपोर्ट दिया और बिहाइंड द सीन्स मिलिट्री सप्लाई भी शुरू हो गई। सच्चाई ये है कि इजराइल की मिलिट्री खुद ईरान के डीप न्यूक्लियर साइट्स या टोटल मिसाइल नेटवर्क डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती बिना यूएस के डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट के। नेतन्याहू को भी पता है कि जब ग्राउंड जीरो पर फुल कन्फ्रंटेशन होगा तो अमेरिका को फोर्सफुली वॉर में घुसना ही पड़ेगा। यूएस के लॉ मेकर्स ने ओपन फ्लोर पर बोला था ये नेतन्याहू की एस्केलेशन अमेरिका को भी मिडिल ईस्ट वॉर में ड्रैग करने की कोशिश है। यही नेतन्याहू का हाई रिस्क गैम्बल है। जैसे ही इजराइल ईरान का वॉर रीजनल बनेगा, अमेरिका की मॉरल, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। इसलिए कुछ ऑब्जर्वर्स बोलते हैं नेतन्याहू को पता है अगर हम ईरान से लड़ रहे हैं तो अमेरिका पीछे नहीं हट सकता। अब सवाल सिर्फ ये है कि अमेरिका किस हद तक खुद को कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व करेगा। अगर ये वॉर एस्केलेट होती है
तो सिर्फ ईरान इजराइल की बात नहीं रह जाएगी। लेबनान, सीरिया, गल्फ स्टेट्स, यूएस बेसेस सब कॉन्फ्लिक्ट में घुस जाएंगे। यह मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव, अनप्रेडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है और शायद पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो जाए। बॉटम लाइन ये है कि नेतन्याहू जानते हैं इजराइल का सिक्योरिटी गारंटर सिर्फ अमेरिका है, इसलिए वॉर एस्केलेट करने का मतलब है अपने अलाइज को मजबूरन अपनी साइड में लाना, चाहे वो ओपनली चाहें या ना चाहें। ये गैम्बल डेंजरस तो है, लेकिन अभी तक नेतन्याहू इसी रिस्क पर गेम खेल रहे हैं। तो ये था आज का असली ब्रेकडाउन, नेतन्याहू की कुर्सी बचाने की पॉलिटिक्स, वॉर के नाम पर ड्रामा और पूरे मिडिल ईस्ट को खतरे में डाल देने वाला एजेंडा। ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक आदमी की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। क्या आप इस एनालिसिस से सहमत हैं या आपका नजरिया अलग है? अगर आपको नो नॉनसेंस कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।